हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप सर्च करके डाउनलोड कीजिए। वहां से आप फ्री में पीडीएफ, क्विजेस, बहुत सारी ई बुक, वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, एस्ले बर्टी ने अभी तक कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो इन्होंने 3 बार जीता हुआ है। 2019 में फ्रेंच ओपन जीती थी, 2021 में विंबलडन ओपन जीती और 2022 में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीत लिया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है अलका मित्तल। यहीं पर सेल की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे दोस्तों इस बार अभी 30 जनवरी को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ के ये लास्ट संडे को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ओके, तो इस बार ये मनाया गया दोस्तों 30 जनवरी को। वैसे तो अगर देखा जाए कि भारत में अगर बात की जाए तो भारत में तो दोस्तों जनरली महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है, जो कि 30 जनवरी को होता है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल पर ये लास्ट संडे को मनाया जाता है। ओके, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये एक बीमारी होती है, बहुत ही संक्रामक बीमारी है, पुरानी बीमारी है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नाम का इसका एक बैक्टीरिया होता है, उसकी बैक्टीरिया की वजह से ये होती है। हालांकि ये बहुत धीरे धीरे फैलती है, लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं इसके संक्रमण में। इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो राउल फेलोरो नाम के एक फ्रांसीसी परोपकारी और लेखक थे। उन्होंने 1954 में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये शुरू किया था। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि भारत में ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। कारण भी यही होता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए थे, तो इसी वजह से मनाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ये जनवरी मंथ के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जातियों की यानी कि एससी कैंडिडेट के जो उद्यमी होते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट के जो उद्यमी होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, एमएसएमई सेक्टर में यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में। तो महाराष्ट्र है टॉप पर। सेकंड पोजीशन पर अगर पूछा जाए तो सेकंड पर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये सेकंड पर है। थर्ड पोजीशन पर है राजस्थान। राजस्थान इसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक वगैरह है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाली जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी संख्या है 96,805 और महाराष्ट्र इस हिसाब से है टॉप पर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 42,000 के साथ 42,997 उद्यमों के साथ तमिलनाडु सेकंड पर, इसके बाद राजस्थान है थर्ड पोजीशन पर 38,000 के साथ। चौथे पर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर पंजाब है। अब महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है महाराष्ट्र। मुंबई इसकी राजधानी है, समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल नागपुर है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। लोनार झील का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये गुलाबी झील हो गई थी और एकमात्र गुलाबी झील दुनिया में ये स्थित थी। ठीक है, इसका कलर जो है पानी का ये गुलाबी हो गया था। शिवसागर झील भी यहीं पर है। इसके अलावा भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट आप याद रखेंगे। लावड़ी, पोवाड़ा, कोली ये लोक नृत्य हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। औरंगाबाद का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। महाबलेश्वर, नासिक ये सभी चर्चित स्थल हैं। जिलों की संख्या है 36। विधानसभा में दूसरी सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यहीं पर हैं महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में भी दूसरी सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं और राज्यसभा में यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें दूसरी नंबर पर जाती हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना की टीम ने। अर्जेंटीना की टीम ने पैन एम एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती हुई है। छठा इस बार का संस्करण था। ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है। ये पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस बार का छठा संस्करण था। तो अर्जेंटीना ने चिली को हरा करके ये जीत लिया है। 19 से 29 जनवरी 2022 तक चिली के सैंटियागो में यह आयोजित किया गया था। अभी मैंने कल आपको महिला एशिया चैंपियनशिप के बारे में बताया हुआ था। उसमें दोस्तों भारत की महिला टीम ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? जापान की टीम ने जीता था। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? सिल्वर किसने जीता था? तो इसको साउथ कोरिया की टीम ने जीता हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत का सबसे बुद्धिमान संदेश इंटेलिजेंस मैसेंजर अभी हाल ही में पॉप्स नाम से लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी जो है पेटीएम की ही स्वामित्व वाली एक कंपनी है और उसी की सब यूनिट कह सकते हैं। इसने अभी हाल ही में शेयर मार्केट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ या स्टॉक से संबंधित जो भी जानकारियां होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों तक, कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। इसके लिए इसने पॉप्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेने के लिए पेटीएम मनी ने इन्वेस्टर एआई के साथ साझेदारी भी की हुई है। तो ये भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर होगा पॉप्स। पेटीएम मनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2017 में की गई। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है वरुण श्रीधर। ध्यान रखिएगा पेटीएम और पेटीएम मनी में अंतर है। पेटीएम की ही सब यूनिट है पेटीएम मनी, लेकिन पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? फाउंडर और सीईओ कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम के। ठीक है, विजय शेखर शर्मा। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2021 में सबसे ज़्यादा यूपीआई के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो चुना गया, यूपीआई का मेथड जो चुना गया है वो पेटीएम के थ्रू चुना गया था। ठीक है, पेटीएम था सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस की बुक लिखी है दोस्तों अभी हाल ही में किरण बेदी जी ने। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। तो इसको अभी हाल ही में 22 जनवरी को लॉन्च किया गया है। किरण बेदी याद रखिएगा भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी ये। ओके, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आसियान देशों के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने आसियान देशों के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर के डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी हुई है। भारत के तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों देवू सिंह चौहान जी ने। देवू सिंह चौहान ये भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री हैं। एक्चुअली में भारत जो है ये सह अध्यक्षता कर रहा था म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री थे एडमिरल टिंग आंग सान और भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, इन दोनों की सह अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, ADGMIN की मीटिंग, जिसे हम लोग इंडिया एशियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना। ओके, इस बैठक में क्या कुछ खास हुआ? इस बैठक में दोस्तों ये डिसीजन लिया गया कि जो भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, 5G होगा या फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, साइबर फॉरेंसिक जैसे जो भी मामले होंगे, उसमें एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर चोरी से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो जरूरत पड़ेगी तो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जाए। ओके, आसियान के बारे में बात करेंगे। आसियान दोस्तों एक 10 देशों का संगठन है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें एक साउथ ईस्ट एशियन देशों का संगठन होता है ये। इसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और महासचिव हैं लिम जोक होई। इसका चार्टर आया था 2008 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कितने गांवों को उत्कृष्ट के गांवों के रूप में बदलने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है भारत के 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों के रूप में बदलने के लिए, यानी विजिलेंस ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या कहें कि उसको और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए ये समझौता हुआ है। तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी देगा। अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के ये जो 150 जो गांव होंगे, जो कि देश के 12 राज्यों से होंगे, इनको विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जाएगा। इजरायली टेक्नोलॉजी से कृषि में काफी तेजी से, काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन वगैरह कराया जाएगा। ऑलरेडी इजराइल जो गवर्नमेंट है वो 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र या COE स्थापित कर चुका है। भारत में 29 गांवों को ये देखभाल कर रहा है, वहां पर कृषि में काफी ज्यादा अच्छा उत्पादन कर रहा है। ये सभी गांव मैक्सिमम जो देखा जा रहा है वो पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। ओके, तो भारत 150 और गांवों को इसके लिए समझौता किया हुआ है और टारगेट ये है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के पहले पहले 75 गांव में ये चीजें होना शुरू भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है दोस्तों 8.5% तक। एक्चुअली में 8 से 8.5% तक के बीच में ये रेंज बताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट अभी कल जारी की गई, यानी 31 जनवरी को जारी की गई और इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है इस वीडियो में कि क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कब लॉन्च किया जाता है, ठीक है, बजट के पहले क्यों लॉन्च किया जाता है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है आसान भाषा में। तो आप जाइए कल की वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग सर्च कीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक सर्वे 2022 MZT एजुकेशन, आगे लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी आराम से। फिलहाल यहाँ पर भी हम लोग कुछ पॉइंट्स जानेंगे, सारे पॉइंट्स तो आपको कल ही की जो वीडियो आई है उसी में मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक ईयरली डॉक्यूमेंट होता है जो बजट से जस्ट एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि हमने इस वर्ष में जो बीत गया वर्ष, इसमें कहां कहां किस किस सेक्टर में कितना खर्च किया, कितना कितना बचाया, कितना हमें खर्च किया जाना चाहिए था, हमने कितना खर्च किया है और हमें किस सेक्टर पर अब आगे ध्यान देना चाहिए, और हमें यानी इससे एक अनुमान लगता है। एक प्रकार से आप समझो पिछला हम लोग देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि अगला वाला जो बजट हो वो किस प्रकार से हमें रखना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो 1 फरवरी को जब बजट पेश होता है संसद में अब, तो उसके ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी मदद भी ली जाती है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। तब तो क्या होता था कि तब बजट के साथ ही भी पेश किया जाता था, लेकिन 1964 के बाद से अलग अलग पेश किया जाने लगा, यानी उसके पहले पेश किया जाने लगा। ओके, तो इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो यही है कि 8 से 8.5% की दर से GDP ग्रोथ रेट बढ़ने का अनुमान इस बार लगाया गया है। पिछली बार यही अनुमान था 9.2% का, ठीक है, तो इस बार तो 8.5% तक का ही है, वो भी तब जब ना कोई आगे आने वाले दिनों में महामारी आए और ना ही कोई मौसमी आपदाएं आए, तब ऐसा होगा। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो इससे भी कम हो सकता है। अभी वर्तमान में ये बताया गया कि भारत सरकार जो है वो सड़क बनाने में सबसे ज्यादा 27% खर्च कर रही है, रेलवे सेक्टर में 25% खर्च कर रही है, बिजली निर्माण में 15%, तेल और पाइपलाइन में 8% का खर्च कर रही है और टेलीकॉम सेक्टर पर 6% का खर्च कर रही है। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे 2022 MZT एजुकेशन सर्च जरूर करना चाहिए। आपके लिए ये वीडियो दी गई है, आप इस वीडियो से बहुत ही अच्छे से सारा कुछ टर्म समझ जाएंगे कि GST क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, या इस इतिहास क्या रहा है भारत के बजट का, ये सब आप जान जाएंगे। बाकी आज जो है 1 फरवरी है और आज संसद में बजट पेश होगा, तो इस पर मैं आपको एक और वीडियो दूंगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा ग्रुप ने किस बैंक को चुना? तो दोस्तों एयर इंडिया के पुराने कर्ज को फाइनेंस करने के लिए टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक को चुना है। तो ऑल ऑफ द अबव यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली में आप सबको पता होगा भारत सरकार दोस्तों कर्ज में डूबी हुई थी एयर इंडिया को लेकर के,
तो इसी वजह से एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया गया और इसकी 100% इक्विटी जो है, 100% शेयर जो है, इसको परचेज कर लिया किसने? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई और 18,000 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया, 100% हिस्सेदारी खरीद ली। तो इसके बाद से अब क्योंकि अभी पुराना कर्ज तो बचा हुआ है, लदा हुआ है इस पर, तो इसके फाइनेंस करने के लिए इसने 3 बैंकों का सहारा लिया है। इनसे लोन लेगा, जिसमें एसबीआई से 10,000 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़। एचडीएफसी वगैरह का डाटा अभी शेयर नहीं किया गया है, तो इससे इतना इतना लेकर के इसे फिलहाल चालू करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बाबा इकबाल सिंह जी दोस्तों बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व थे, चर्चित पर्सनालिटी थे। इनका अभी हाल ही में 96 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत का दोस्तों ये चौथा नागरिक सम्मान होता है। बाबा इकबाल सिंह जी को सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी थी। एक्चुअली में इसी वर्ष घोषणा हुई थी, 2022 में ही इनको दिया जाना है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा तो हो ही चुकी है। 128 व्यक्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोग ना जो एक्स्ट्रा वीडियो में लाता हूं स्पेशल टॉपिक्स पर, उसकी वीडियो नहीं देख पाते हो। उसमें कारण सबसे बड़ा होता है नोटिफिकेशन का। तो इसके लिए क्या करो, आप जो सब्सक्राइब किए हुए हो उसके बाद बेल वाला जो आइकन बना है उसको फिर से टच करो और देखो उस पर आल पर सिलेक्ट है कि नहीं। आल पर नहीं सिलेक्ट है तो उसको आल पर सिलेक्ट कर लो, तभी हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, वरना केवल और केवल डेली करंट अफेयर का ही वीडियो जाएगा। तो देखिए, जब आप कोई चीज एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लेते हो किसी स्पेशल टॉपिक पर, तो वो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो समझ लो वो क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो ही गया। तो इस वजह से जरूरी होता है जो भी स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो दूं उसको भी आप देखो। फिलहाल अगर हम लोग बात करें बाबा इकबाल सिंह किंगारा की, तो ये सिख कम्युनिटी में एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद थे। तो इन्होंने 2008 में इटर्नल यूनिवर्सिटी, 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की भी स्थापना की हुई थी। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे वीडियो कोर्सेज को आप जाकर के ले सकते हो, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, इस डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के नया अपडेट आ गया है, उसको अपडेट कर लो। ठीक है, बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हुए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो में आपको बताया गया था। इसके अलावा टाटा प्ले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट करके बताना और एमजीटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी जरूर सॉल्व कर लेना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।